हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस यानी नागरिक शास्त्र सिविक्स से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और जो आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं फॉर डिफरेंट एग्जाम लाइक यूजीसी नेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी एंड सम अदर एग्जाम। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्वेश्चन सीरीज को। तो सबसे पहले मूव करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी, यानी पावर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपका किसने दिया? मैकियावेली ने दिया या कार्ल मार्क्स ने दिया या लास्टवेल ने दिया या बेकर ने दिया? तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं शक्ति की, पावर की, तो उसकी जो अवधारणा है उसके बारे में सबसे पहले बात की थी किसने? मैकियावेली ने। तो आधुनिक युग में जब हम बात करते हैं शक्ति की अवधारणा के, तो इसका सबसे पहले प्रतिपादन, इसके बारे में सबसे पहले बात मैकियावेली ने की थी। तो राज्य के अस्तित्व के लिए उन्होंने बोला कि पावर सबसे इम्पोर्टेंट हो सकती है शक्ति, और मैकियावेली ने राजनीति को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानते हुए कहा कि शक्ति के उपार्जन, परिरक्षण और प्रसार की कला के रूप में इसको परिभाषित किया है। तो ये मैकियावेली आप सभी जानते होंगे कि एक यथार्थवादी विचारक है। आइए, आपके इंडियन जो थॉट होते हैं, वेस्टर्न थॉट, उसमें आते हैं। ओके, तो अब मूव करते हैं अपने आज के सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पे घोर हानियां उठानी पड़ती है? तो ऐसा कौन सा थिंकर है जिसने बोला कि शक्ति एक विशेष प्रकार का आपका प्रभाव है जिसके अगर हम उसका पालन ना करें तो हमें बहुत सारी हानियां उठानी पड़ती है? लास्टवेल ने बोला या मैक्स वेबर ने बोला या हार्टमान ने बोला या आपका रॉबर्ट डेहल ने बोला? तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा इसमें? तो देखते हैं अपने राइट आंसर। तो ये आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 का एग्जाम में पूछा गया था। तो रॉबर्ट डेहल का मानना था कि शक्ति आपका एक प्रभाव है जिसका पालन करने पर लाभ और ना पालन करने पे आपको बहुत सारे हानियां उठानी पड़ सकती है। तो ये कथन आपका काफी इम्पोर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है जो कि पावर से आपका रिलेटेड है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है कि राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, यानी स्टेट शब्द का फर्स्ट टाइम आपका यूज किसने किया था? प्लेटो ने किया था या अरस्तु ने किया था या मैकियावेली ने किया था या हॉब्स ने किया था? तो सबसे पहली बार राज्य शब्द का प्रयोग किया था किसने? मैकियावेली ने। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो जब हम बात करते हैं स्टेट का, राज्य का, तो इसकी जो व्युत्पत्ति है वो आपके ग्रीक शब्द स्टैटो से हुई है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपने पुस्तक द प्रिंस में की है। तो द प्रिंस इनकी मैकियावेली की एक इम्पोर्टेंट बुक है आपकी। तो इससे पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने राज्य के अर्थ को व्यक्त करने के लिए नगर राज्य का प्रयोग किया था। अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, तो अरस्तु ने राज्य के लिए आपका नगर और राज्य का प्रयोग किया था प्राचीन यूनान में, और मैकियावेली ने मॉडर्न टाइम पीरियड पे सबसे पहले आपका राज्य का प्रयोग किया था, जो शब्द है उसका। और ये भी आपका सेम क्वेश्चन है कि राजनीति विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था, ऐसे कौन से पॉलिटिकल थिंकर है जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड है वहां पे आपका स्टेट शब्द का प्रयोग किया था? मैकियावेली, टीएस ग्रीन, प्लेटो और रूसो। तो ये आपका यूपी टीसीटी 2016 का प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मैकियावेली। तो दोनों का पूछने का तरीका आपका अलग अलग है, इसी फॉर्मेट में आपके बार बार प्रश्न को रिपीट किया जाता है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है? तो ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें कि मैकियावेली के अपने डिफरेंट टाइप के आपके आइडिया दिए हैं? आर्ट ऑफ वॉर भी मैकियावेली की पुस्तक है। इसके अलावा बात करते हैं द डिस्कोर्स ऑन लिबर्टी, ये भी मैकियावेली की पुस्तक है जहाँ पे इन्होंने गणतंत्रवाद का जो आइडिया है, रिपब्लिकनिज्म का, वो आपका दिया है। इसके अलावा द प्रिंस, जहाँ पे उन्होंने राजा को सलाह देने के लिए आपकी ये पुस्तक लिखी है द प्रिंस। और यहाँ पे कौन सी पुस्तक है जहाँ पे हमें मैकियावेली के जो विचार है वो स्पष्ट रूप से उन विचारों का वर्णन करती है ये पुस्तक?
तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी पुस्तक मैकियावेली ने लिखी है। जैसे हम बात करते हैं किसकी, आर्ट ऑफ वॉर, डिस्कोर्स ऑन लिवी, इसके अलावा द प्रिंस, और इसके अलावा फ्लोरेंस हिस्ट्री करके उनकी, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस करके उनकी एक पुस्तक है। तो यहाँ पे राज्य के प्रकृति और उसके स्वरूप को स्पष्ट करती है। प्रिंस में उन्होंने शासन कला के बारे में आपका बात की है। तो ये HP असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में प्रश्न आया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार राज्य क्या है, यानी मैकियावेली के अनुसार उन्होंने स्टेट को कैसे परिभाषित किया है। तो वो बोलते हैं कि राज्य एक उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति संपूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। तीसरा है, राज्य विभिन्न संघों में से एक संघ है। चौथा है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैकियावेली कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी आपके दोनों सही है। मैकियावेली बोलता है कि राज्य एक उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए, यानी अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। उसके बाद एक कृत्रिम निर्माण है, और इन्होंने माना कि राज्य का निर्माण कृत्रिम रूप से आपका हुआ है। तो मनुष्य के दुष्ट स्वभाव के कारण आपका राज्य का उदय हुआ है। राज्य का जन्म इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य सबसे अधिक सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण करे। तो मैकियावेली और हॉब्स के जो आइडिया है वो आपके सेम मिलते हैं। जैसे उन्होंने मानव के स्वभाव को लेके बहुत सारी बातें कही है, बहुत सारा जो निराशावादी दृष्टिकोण है, ये बोलते हैं कि मानव जो है बहुत ही मतलब ऐसे गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, मनुष्य के लिए स्वार्थी है, और मतलब अपनी संपत्ति को कभी नहीं भूल सकता है, लेकिन अपने पिता की हत्या को आपका भूल सकता है। इस तरह से इन्होंने मानव को दुष्ट माना है। तो वो बोलते हैं कि मानव को अपनी सुरक्षा का बहुत ज्यादा खतरा था, इसलिए उसने राज्य बनाया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का प्रयोग किया? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार हो गया है। तो ये मैकियावेली ने सबसे पहले आपका राज्य शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक विचारक कौन था? तो ऐसा कौन सा विचारक है जिन्होंने अरस्तु की उपेक्षा की है, अरस्तु को अच्छा नहीं माना है? हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, या मैकियावेली? तो कौन अरस्तु की आलोचना करता है आधुनिक काल में? तो वो था आपका कौन? हॉब्स। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। तो हॉब्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि 1651 में इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, लेवियाथन, जहाँ पे इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की है रूसो और लॉक के साथ। इसके अलावा एक अंग्रेज दार्शनिक थे। इसके अलावा प्लेटो और अरस्तु के परिवार संबंधी दृष्टिकोण और विचार, विशेष रूप से अरस्तु के परिवार संबंधी विचारों पर असहमति रखने वाले पहले विचारक आधुनिक काल में कौन थे? हॉब्स थे। अगर मिडल टाइम पीरियड में बात करें तो एक्विनास के बारे में आपने सुना होगा। फिर हम बात करते हैं, हॉब्स ने बोला कि जब हॉब्स का जन्म हुआ तो बोला कि मेरी माँ ने आपका 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक मैं था, एक मेरा डर था, क्योंकि वहां पे इंग्लिश सिविल वॉर उस समय चल रहा था। तो हॉब्स ने भी मानव के जो स्वभाव है उसको भी बहुत मतलब निराशावादी दृष्टिकोण रहा है, सेम जैसे मैकियावेली का है कि मनुष्य बहुत स्वार्थी है, दुष्ट है, और हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए मतलब वो करता है, मतलब व्यवस्था करता है। उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि अपने आप को सुरक्षित रखना, और संपत्ति का लालची है, इस तरह से। फिर हम मूव करते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैकियावेली समर्थक था किसका? अभिजात तंत्र का, राजतंत्र का, या लोकतंत्र का? तो मैकियावेली किसका समर्थक था आपका? तो मैकियावेली था इनमें से कोई नहीं। तो ना तो मैकियावेली अभिजात तंत्र का समर्थक था, ना ही राजतंत्र का, ना ही लोकतंत्र का। तो मैकियावेली ने सबसे श्रेष्ठ प्रणाली इसमें से किसी को नहीं मानी है। और मैकियावेली आपने देखा होगा कि गणतंत्रवाद को इन्होंने सबसे अच्छा माना है, और इस पुस्तक में अपना जो गणतंत्रवाद है, रिपब्लिकनिज्म का जो आइडिया है, वो डिस्कोर्स ऑन लिवी में इन्होंने दिया है। तो गणतंत्र का डिस्कोर्स में इन्होंने इस बारे में बात की है, और राजतंत्र का प्रिंस के बारे में। तो सबसे श्रेष्ठ बोला किसको? आपके गणतंत्र को।
यानी जो कि डिस्कोर्स में इन्होंने इसके बारे में बोला है। फिर बोला कि राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ये किसका कथन है? तो ये आप सभी जानते हैं कि ऐसा कौन सा विचारक है जिसने बोला कि राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ये कथन है मैकियावेली का। फिर आता है यथार्थवादी विचारक थे मैकियावेली, और इन्होंने राजा को भेड़ियों को डराने के लिए शेर की तरह बोला कि साहसी होना चाहिए, और शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की तरह आपका चालाक होना चाहिए। इसके अलावा किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है। मैकियावेली बॉन्दा हॉब्स लॉ। तो ये कथन था किसका? मैकियावेली का। तो मैकियावेली ने मनुष्य के स्वभाव को देखते हुए कहा कि मैकियावेली संपत्ति के प्राधिकार को इतना महत्वपूर्ण मानता था कि शक्तिशाली राजा को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर दिया था। उसका मानना था कि संपत्ति का अधिग्रहण कालांतर में विद्रोह का कारण बन सकता है। उसने राजा को मतलब मना कर दिया था कि आप किसी भी लोग से, आप अपनी जनता से, अपने जो लोग हैं देश के, उनसे उनकी संपत्ति कभी मत छीनना, क्योंकि अगर आप उनकी संपत्ति छीनेंगे तो लोग आपका विद्रोह कर सकते हैं और लोग आपका सब कुछ भूल सकते हैं, यहाँ तक कि अपने पापा की मृत्यु को भी वो अपनी संपत्ति को आपका कभी नहीं भूल सकते। इसलिए उन्होंने इसके बारे में आपकी बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है और प्रत्येक सद्गुण में और सभी पूर्णता में साझेदारी है। तो ये किसका कथन है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है और प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। तो ये कथन था किसका? एडमंड बर्ग का। तो ये आपका 2 बार पूछा गया है पीसीटी परीक्षा में 2003 और 2005 में। तो यहाँ पे राज्य एक आवश्यक बुराई है, वर्तमान में समय में इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि उदारवादी जो लोग हैं आपके, वो बोलते हैं कि राज्य आवश्यक भी है लेकिन राज्य आपका बुराई भी है। आवश्यक क्यों है? व्यक्ति के कल्याण के लिए आपका काफी आवश्यक है, उसको मतलब उसको स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, लेकिन बुराई भी है क्योंकि उसकी स्वतंत्रता पे भी राज्य आपका अंकुश लगा सकता है, उसके अधिकारों के लिए अच्छा है। तो वास्तव में सभ्य जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। इसके अलावा नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली शिक्षा, अज्ञानता और दरिद्रता आदि बुराइयों को दूर करते हुए राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का सफलतापूर्ण प्रयत्न करता है। तो ये भी एक कथन है, वो भी आपका काफी इम्पोर्टेंट है। फिर मूव करते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको कुछ ये दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा मैच नहीं है। अभिजात्य सिद्धांत यानी जो एलिट थ्योरी है वो पैरेटो ने दी है। इसके अलावा अनुदारवादी सिद्धांत बर्क ने दिया है। इसके अलावा उदारवादी सिद्धांत प्लेटो ने, और सामाजिक संविदा सिद्धांत यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत रूसो। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही नहीं है देख लेते हैं। आपका सी आपका सही नहीं है। आप सभी जानते हैं प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है, एक कल्पनावादी विचारक है, यूटोपियन है। अभिजातवादी पैरेटो से आपका मिलता है, माइंड एंड सोसाइटी में इन्होंने इसके बारे में बात कही है। फिर आता है अनुदारवादी, तो ये बर्क है, और सामाजिक समझौता रूसो, लॉक और हॉब्स ने आपका दिया है। तो प्लेटो आदर्शवादी सिद्धांत का विचारक है, अपने ग्रंथ रिपब्लिक में इन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की है। पैरेटो आपका अभिजात्यवादी, बर्क आपके अनुदारवादी, हॉब्स, लॉक, रूसो सामाजिक समझौतावादी विचारक रहे। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। क्यों? यहाँ पे प्लेटो को आदर्शवादी सिद्धांत का जनक आपका क्यों माना जाता है? तो यहाँ पे कुछ कारण दिए हैं। उसने नगर राज्य के आदर्शों को बताया। उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति क्या है पर आधारित ना होकर क्या होनी चाहिए पर आधारित था। वास्तविकता सह मूल्य के बीच दोहरी व्यवस्था को स्वीकार किया है। उसने अपने सिद्धांतों को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। तो कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण से हम प्लेटो को आदर्शवादी सिद्धांत का जनक मानते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। तो नगर राज्यों की बुराई को देखते हुए उनके समाधान के लिए अच्छे गुणों से संबंध दार्शनिक राजा का समर्थन किया जो नगर राज्यों की
बुराइयों को समाप्त करे, इसलिए तो ये भी आपका प्रवक्ता परीक्षा 2012 में यूपी का पेपर से लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट आपके कथन है, जैसे कि सकारात्मक स्वतंत्रता, हीगल, सुख और दुख गणक यानी फैलस जो कैलकुलस है उसके बारे में। फिर आता है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद। तो यहाँ पे आपका कौन सा आपका सही नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद ये एंजल्स से रिलेटेड नहीं है। हीगल सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव लिबर्टी, सुख और दुख गणक ये आपके बेंथम का है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक, आधुनिक वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक माना जाता है हर्बर्ट स्पेंसर को। तो लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद की नींव सोवियत संघ में मार्क्सवाद के संस्थापक लेनिन से संबंधित है आपका लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद। तो उन्होंने 1870 से 1924 में इसके बारे में बात की थी। यह सिद्धांत सोवियत संघ की प्रत्येक संविधान में आपका विहित था। इसके अलावा जनवादी चीन के साम्यवादी दल और शासन के लिए यह सिद्धांत अपनाया गया था कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म यानी आपको पावर को कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो ये आपका उससे रिलेटेड है। फिर आता है रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं, वर्ण शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी गई थी। यानी रिपब्लिक बात कही गई है यहाँ पे कि रिपब्लिक आपका शिक्षा पे लिखा गया एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। तो ये बात किसने कही है, रूसो ने कही है, बार्कर ने कही है, कैटलिन ने कही है या फास्टर ने कही है। तो ये कथन है रूसो का। तो रूसो प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है उसका वर्णन करते हुए कहता है कि आदर्श राज्य की प्राप्ति और न्याय की स्थापना के लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है और इसको बोलता है कि अब तक शिक्षा पे लिखा गया आपका सर्वश्रेष्ठ कृति है, ऐसी पुस्तक आपकी कभी नहीं लिखी गई। तो ये आपकी एक उत्कृष्ट रचना है। तो यहाँ पे आपका कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है, साम्राज्यवाद का, नगर राज्यों के विनाश का, अभिभावक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। प्लेटो कभी नहीं बोलता है कि महिलाओं को शोषण के बारे में, अभी तो इन्होंने कहा कि जो पुरुष और महिलाएं हैं उनको दोनों को समान शिक्षा का मतलब शिक्षा देना, आपकी दार्शनिक राजा जो है महिला भी बन सकती है, तो शोषण करने की वहां पे कोई बात नहीं होती है। तो यहाँ पे प्लेटो ने पत्नी और आपके संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया और बोला कि पहला संपत्ति का साम्यवाद अथवा दूसरा परिवार तथा स्त्रियों के साम्यवाद ने विभाजित किया और बोलता है कि जो शासक है, जो सैनिक है, उनके लिए परिवार और संपत्ति का निषेध है और जो उत्पादक वर्ग है वो आपका इसको अपना सकते हैं, रख सकते हैं और परिवार और संपत्ति। तो ये इम्पोर्टेंट है। पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, यानी जो पत्नियों का साम्यवाद है और संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो ये आपका किसने दिया था, प्लेटो ने दिया था। इसके अलावा बीवियों के साम्यवाद की वकालत किसने की, तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड चेंज है, सेम है ये, तो ये भी प्लेटो ने बोला था। तो ये भी आपका डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास रखा, तो दोनों के साम्यवाद में इन्होंने विश्वास रखा, संपत्ति और पत्नियों के। फिर आता है प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे दार्शनिक राजा का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का साम्यवाद, नर नारी के समान अधिकार और पुरुष प्रधान परिवार। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दार्शनिक का शासन भी बोलते हैं कि दार्शनिक राजा का शासन होना चाहिए, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का साम्यवाद इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नर नारी के समान अधिकार होने चाहिए, पुरुष प्रधान समाज की बात प्लेटो ने आपका कहीं भी नहीं की है। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट एक कथन है जो कि प्लेटो का है। प्लेटो की राजनीतिक चिंतन में 20 निहित है, किसका, उक्त सभी का उपयोगितावाद भी है, समाजवाद का भी है, फारसीवाद का भी है, क्योंकि राज बोलते हैं कि राज्य ही सब कुछ है, राज्य ही सर्वोपरि है, जैसे आपके मुसोलिनी बोलते थे। समाजवाद भी हमें कहीं न कहीं देखने को मिलता है, जहाँ पे शिक्षा की बात आती है तो राज्य इसको प्रोवाइड करेगा शिक्षा को।
तो उपयोगितावाद पे भी इन्होंने बल दिया है कि एक आदर्श सोसाइटी बनेगी जिसमें सब लोग आपकी खुशी से रहेंगे। तो ये आपका सबकी बात करते हैं। राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह किसने कहा? कौन बोलता है कि राज्य जो है ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरन उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है? जवाहरलाल नेहरू, M.K. गांधी, अरस्तु या प्लेटो? तो ये कथन भी आपका प्लेटो का है। तो ये आपका UPGIC प्रवक्ता परीक्षा 2008 में आपका पूछा गया है। एंड यहाँ पे न्याय का सिद्धांत प्लेटो के चिंतन का एक महत्वपूर्ण है। जैसे आपका रिपब्लिक में इन्होंने न्याय के सिद्धांत की बात की है, और वहीं पे आपका बोलते हैं कि राज्य आपका ओक या चट्टान से नहीं बनने, जो व्यक्ति है उसमें निवास करते हैं उनसे मिलता है। फिर है निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है? ऐसे कौन से विचारक हैं जिन्होंने बोला है कि प्लेटो जो है आपके मुक्त समाज के शत्रु है? इसके अलावा 2-3 को और बोला है, प्लेटो को बोला है, मार्क्स को बोला है। तो वो थे आपके कौन? कार्ल पॉपर। तो इन्होंने एक बुक लिखी है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनेमीज। तो जहाँ पे ये बोलते हैं कि जो प्लेटो है वो मुक्त समाज का शत्रु है। इसके अलावा उनका जो दर्शन है वो आपका सत्तावादी है, सर्वाधिकारवादी है, संरक्षण वर्ग के शासकों मिथकों के आधार पर सुरक्षित रखने का इन्होंने सुझाव दिया था। तब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराई से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यानी जब तक आपके दार्शनिक राजा नहीं होंगे, विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराई से कोई मुक्त नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है प्लेटो का। तो इसी प्रकार से प्लेटो के जो विभिन्न प्रकार के कथन है वो आपके पूछे जाते हैं। तो प्लेटो ने राज्य में न्याय के आदर्श को स्थापित करने के लिए दार्शनिक राजा के शासन को आवश्यक माना है। फिर आता है यहाँ पे आपके कुछ कथन दिए गए हैं, उनको आपको मिलान करना है, जैसे मैकियावेली, J.S. मिल, ग्रीन। फिर आता है बेंथम। तो यहाँ पे मैकियावेली का कथन क्या है और J.S. मिल का क्या है, इसके अलावा बेंथम का क्या है, इसके अलावा आपका ग्रीन का क्या है। तो मिल का आपको ये दिख रहा होगा कि अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क और शरीर पर व्यक्ति संपूर्ण होता है। बेंथम का है पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना की कविता। इसके अलावा आपका व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए, मैकियावेली का है। और आपका ग्रीन का है इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है, यानी इच्छा ना कि शक्ति आपका राज्य का आधार है। तो आपका ए का हुआ 3। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी आपका प्रवक्ता परीक्षा GDC में आपका पूछा गया है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2013। तो मैकियावेली व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए बोलता है कि लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर जैसा आपको होना चाहिए। मिल का इम्पोर्टेंट कथन है जो कि लिबर्टी से आपका है, अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क, शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, ये आपका ग्रीन का कथन है। एंड बेंथम पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितनी की कविता। तो आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी आपके बहुत सारे इसमें प्रश्न है, इसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट कथन है आपके बहुत सारे। तो कुल 103 प्रश्न है आपके। तो अगली वीडियो में हम इसका पार्ट 2 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।